नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देख रहे हैं हम उपन्यास झूठा सच। इसमें लगभग हमने 11 भाग देखे हैं और आज यहाँ से 12वां भाग प्रारंभ होगा आज से। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति हम पढ़ा रहे हैं उपन्यास को, जो कि नए एनटीए के पैटर्न के अनुसार। जैसे इसमें झूठा सच उपन्यास यह भी अब होने की कगार पर है, कुछ थोड़ा सा अंश बचा है, यह भी हो जाएगा। और हमने जो अन्य गद्य विधाएँ हैं इसकी भी क्लास प्रारंभ की है। इसमें हमने जो राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति है, यह हमने ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाकर अपलोड किया है और उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है। ऐसे ही निःशुल्क नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। कमल प्रेस की मिल्कियत के संबंध में रिकीराम से मुकदमे के समय नैयर और पुरी की बहुत आत्मीयता हो गई थी। यानी जो कमल प्रेस जो था वह उस पर दावा लगाया था रिकीराम ने और उसके मुकदमे में नैयर और पुरी के बीच में आत्मीयता हो गई थी, यानी एक निकट ही संबंध आ गए थे। पहले से ही वह रिश्ते में साला है ये पुरी का नैयर, तो और भी इसमें घनिष्ठता आ गई। यह संबंध निभाना सकना पूरी के लिए बहुत कठिन हो जाता था। यानी अब वह संबंध जो है वह आगे बढ़ाना या अब उसके जो घनिष्ठता है उसको बनाए रखना पूरी को एक कठिन लगता था। पूरी को नैयर के व्यवहार में अहंकार की गंध आए बिना न रहती थी। यानी पूरी को अभी नैयर जो है वकील है, तो उसके व्यवहार में एक अहंकार की गंध, यानी एक हम भाव की जो अहम भाव होता है उसकी गंध, यानी वो कहीं ना कहीं एक अहम भाव पूरी को नैयर के स्वभाव में दिखाई देता है। यह अनुभूति कटु स्मृतियों को जगा देती थी। यानी वह जब भी उसको असहकार की अनुभूति होती, तो एक पूरी के मन में कहीं ना कहीं एक चोट सी लगती थी, उसके स्मृतियों में कटुपना आ जाता था। पूरी विभाजन से पहले शाहलमी दरवाजे के बाजार में आग लगाई जाने के मामले में अकारण गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी पूरी जो है विभाजन से पहले जब शाहलमी दरवाजे के बाजार पर आग लगी थी और उसके मामले में पूरी को गिरफ्तार कर लिया था। कनक समाचार पाकर उससे मिलने के लिए हवालात में पहुंची थी। यानी कनक जो है समाचार मिला, पता चला कि पुरी को गिरफ्तार हुआ है, तो उसको हवालात में पुलिस स्टेशन में मिलने गई। उसे जमानत पर छुड़ाने के लिए नैयर ने निःशुल्क वकालत की थी। यानी पुरी को छुड़वाने के लिए निःशुल्क, यानी कोई पैसे न, जो भी उसके शुल्क होता है वह न लेते हुए भी नैयर ने उसको छुड़ाया था। पुरी हवालात से छूट जाने पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए ग्वाल मंडी गया था। यानी पुरी जो है हवालात से छूटा और नैयर का आभार व्यक्त करने के लिए या धन्यवाद करने के लिए वह ग्वाल मंडी गया था। नैयर ने उसे औपचारिक आदर से लिया था। मित्र बनकर वकालती दावपेच से पूरी से कनक के प्रति उसके आकर्षण की बात कहलवा ली थी और फिर उसका कितना तिरस्कार किया था। यानी वह जब वो पूरी वहाँ पर उसको आभार व्यक्त करने के लिए गया, निःशुल्क उसने जेल से छुड़ाया, तो वहाँ जाने के बाद उसको जो कनक और पुरी के बीच में जो आकर्षण है वह पता चला और फिर उसका पुरी का तिरस्कार नैयर ने किया था। पुरी की स्मृति में नैयर की वे बातें लाल लोहे के स्पर्श की तरह दगी हुई थी। यानी वह जो तिरस्कार किया था वह बात उसकी यादों में थी और वह जो स्मृति है एक लाल लोहे की तरह उभर कर सामने आ रही थी। तुमने भावुक लड़की को बहका लिया है, उसे तो तुम्हारे प्रेम में अपने परिवार से संबंध, सहानुभूति, सामाजिक स्तर, संपन्न परिवार की सुविधाएं सभी कुछ छोड़ना पड़ेगा। यानी नैयर कहता है कि जो वह लड़की जो है एक भावुक कोमल मन की लड़कियाँ होती है, उसी प्रकार कनक भी है और उसको तुमने तुम्हारी बातों में बहकाया है और उसको आप तुम्हारे प्यार में घर-दार, सामाजिक स्तर, जो भी परिवार है वह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा वह क्या त्याग करोगे? ऐसा वह कहती है और वह नैयर जो है पुरी को कहता है, क्या तुम भी त्याग करोगे? यानी पुरी किसी लायक नहीं था। यानी पुरी उस समय में लायक नहीं था, वह केवल अनाधिकारी स्पर्धा कर रहा था। पुरी पर नैयर का लाहौर का एहसान था और नैयर से पाए अपमान के लिए क्रोध भी था। यानी वह जो उसको लाहौर से छुड़ाया था यह एहसान पुरी पर था और जो मन में क्रोध भी था। पुरी ने नैयर के विरोध के बावजूद कनक को
पा लिया था, यानी नैयर का विरोध था, फिर भी पुरी ने कनक को पा लिया था। उस संघर्ष में पुरी ने नैयर को मात दी थी, यानी वह संघर्ष करते हुए उसने पुरी को मात दी थी, यानी पुरी को हराया था। पुरी नैयर की इच्छा नहीं थी, फिर भी कनक और पुरी का विवाह हो चुका था। इस गर्व से पुरी नैयर को क्षमा कर देना चाहता था, पर प्रेस के मुकदमे में पुरी को फिर नैयर का बहुत एहसान उठाना पड़ गया था। यानी वह इसे इस गर्व से पुरी नैयर को क्षमा कर देना चाहता था, यानी उसको क्षमा कर देना चाहता जो भी हुआ वो इसलिए, लेकिन पर वो प्रेस का मुकदमा खीराम ने चलाया और उसमें नैयर का सहयोग जो है, एहसान जो है पुरी पर और भी आथमा। खुशामद फिर भी करनी पड़ी थी पुरी की, यह अच्छा न लगता था, यानी खुशामद नैयर की करनी पड़ी थी और पुरी को यह खुशामद करना अच्छा नहीं लगता था। वह मन को समझा लेना चाहता था, इस समय में क्या है, कांता बड़ी बहन है, नैयर रिश्ते में और आयु में भी बड़ा है, यानी उस कांता जो है वो रिश्ते में पुरी की बहन है और वो नैयर जो है रिश्ते में और आयु में भी बड़ा है, यानी वो कनक का बड़ा भाई है। हम लोगों की सहायता करना उसका कर्तव्य है, फिर भी वह नैयर के लिए कुछ करके समस्तर पर हो जाना चाहता था, यानी एक रिश्ता भी है अभी। नैयर की जो बहन कनक है वह पुरी की पत्नी है, यानी एक दोनों में साले का रिश्ता है, तो एक निकट का रिश्ता है और वह निकट के रिश्ते के लिए नैयर जो है वह उसकी सहायता कर रहा है और पुरी को लगता है कि इस पर कुछ तो समस्तर हो जाना चाहिए था, यानी कुछ तो उसने शुल्क वो लेना चाहिए था, ऐसा वो सोच रहा है। सन 1950 में जनवरी के दिन थे, पुरी बहुत सवेरे ही नैयर के यहाँ पहुँच गया था, यानी 1950 में जनवरी महीना था और सर्दी के दिन होते थे, जनवरी महीना यानी जनवरी दिन थी और सवेरे ही यानी सुबह ही पुरी जो है नैयर के यहाँ गया था। रविवार था, नैयर को कचहरी नहीं जाना था, यानी रविवार को छुट्टी रहती थी और नैयर को कचहरी नहीं जाना था, कोर्ट नहीं जाना था। खूब जाड़ा था, इसलिए वह 7:30 बजे बिस्तर में बैठा नींद तोड़ने के लिए चाय ले रहा था, यानी वह नैयर जो है छुट्टी थी तो वह देर तक सोया था, 7:30 बजे तक, और फिर वह बिस्तर पर बैठकर नींद तोड़ने के लिए, नींद को भगाने के लिए चाय पी रहा था। पूरी आत्मीयता से नैयर के बिस्तर पर ही बैठ गया, यानी पूरी वहाँ गया और आत्मीयता से उसके बिस्तर पर बैठ गया। कांता ने पूछा, बबली क्या कर रही थी? उठ गई थी इतनी सर्दी में, इतने सवेरे सवेरे, कैसे, क्या बात है? कनक क्या कर रही है? यानी कांता यानी जो नैयर की पत्नी है और कहा जाए तो कनक की बहन है। और वह कहती कि बबली क्या करती, बबली यानी जो पुरी की लड़की है वह क्या कर रही है और इतने सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ इतनी ठंड में, और कनक क्या कर रही है यह भी पूछ रही है। पुरी ने बताया, सुध जी के यहाँ जा रहा था, बाद में लोग उन्हें घेर लेते हैं, सुबह ही ठीक रहता है। यानी पुरी ने बताया कि मैं सुध जी को मिलने जा रहा था, बाद में तो उनके यहाँ भीड़ हो जाती है, इसलिए जाते जाते यहाँ आ गया। उसने नैयर की ओर देखा, जीजा जी मजाना केस में गवर्नमेंट 2 और वकील ले रही है, यानी वह कनक नैयर पुरी बोल रहा है नैयर की ओर देखकर कि जीजा जी, उसने नैयर की ओर देखा, यानी पुरी ने नैयर की ओर देखा और बोल रहा है कि जीजा जी मजाना केस में गवर्नमेंट जो है वह 2 वकील मांग रही है। मैंने सुध जी से बात की थी, त्रिलोक चंदन बंगा भी कोशिश कर रहा है, आप ज़रा सुध जी के यहाँ चलते मुँह देखे का काफ़ी लिहाज हो जाता। यानी वह कहती कि आप सुध जी से जाकर मिले, बात करें और फिर कुछ लिहाज हो जाए। अभी तक तो उनके यहाँ कभी गया नहीं। नैयर ने रजाई कंधों पर खींचकर कहा, केस के लिए जाना खुशामद लगेगी, वैसे मेरा क्लेम दावा भी क्या है, बंगा तो 2 बरस से कांग्रेसी है। यानी वह नैयर कहता है कि वैसे केस के लिए जाना एक खुशामदी लगेगा और फिर वह खुशामदी लगेगा और पहले ही जो क्लेम है, जो दावा है वह लगेगा, और फिर जो बंगा जो है वह पहले से ही कांग्रेसी है और सुध जी है वह भी कांग्रेसी नेता थे। आप इसकी परवाह न कीजिए, पुरी ने आश्वासन दिया, यानी पुरी आश्वासन देता है, कहता है कि आप इसकी चिंता न कीजिए। धन्यवाद, तुमने इतनी चिंता की, परंतु दोस्त ऐसी मुहासिबी मेरे बस की नहीं, नैयर ने अंग्रेजी में कह दिया। यानी नैयर कहता है कि धन्यवाद, तुमने इतनी चिंता की, परंतु मैं मुसाहिबी मेरे बस की बात नहीं, यानी मुसाबी जो भी है वह मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा अंग्रेजी में नैयर बोलता है। कांता ने चाय का प्याला पुरी की ओर बढ़ाते हुए उसका समर्थन किया, इसमें मुसाहिबियत क्या है, औरों के यहाँ नहीं जाते, यानी वो खुशामदी
मुसाबियत यानी खुशामदी। कांता कहती है कि कांता जो है पूरी को चाय देते हुए कहती है कि इसमें मुसाबियत की क्या बात है, क्या औरों के यहाँ तुम नहीं जाते? पूरी को बहुत बुरा लगा। मन में आया कि चाय न ले और उठ कर चला जाए, पर क्रोध दबा लिया। अपनी नाराज़गी छिपाने के लिए नानों से कुछ बात करता रहा। यानी वह पूरी को गलत लगा और फिर भी वो चाय लेने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो चाय लेना है। और जो नानो जो है वो नैयर की लड़की है, उस बच्चा है, उसको खेल रहा था, उससे बातें कर रहा था। पूरी ने नैयर से मजाक किया, जल्दी आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर लिया। यानी पूरी ने कहा कि जल्दी आकर तुमने मैंने डिस्टर्ब किया, ऐसा कर रहे। चलो इंटरवेल हो गया, अब मैनिटिनी की नींद पूरी कर लो। यानी वह कहते कि पूरी जो कहते आप इंटरव्यू लो, यानी आप मैं जाने रहो, आप जो तुम्हारी नींद है वह पूरी कर लो। कांता ने पूरी से रुकने के लिए अनुरोध किया, पर वह बैठा नहीं, चला गया। यानी कांता ने पूरी को बैठने के लिए अनुरोध किया, लेकिन पूरी जो है वहाँ से चला गया, बैठा नहीं, रुका नहीं। पूरी ने घर लौटकर नैयर की ऐड के लिए कनक पर झंझलाहट प्रकट की। यानी वह पूरी घर आया और वो नैयर की जो ऐड थी उस पर कनक पर झुंझला उठा, कनक पर गुस्सा हो गया। वह तो ऐसे आकड़ता है कि मिनिस्टर उसके यहाँ जाकर मुकदमा लेने की प्रार्थना करे, या जैसे फीस के रुपए भी ले लूँगा। यानी वह पूरी कहता है कनक से कि नैयर जो है इस प्रकार आकड़ता है जैसे मुकदमे में जाकर जो मिनिस्टर है उससे जाकर खुद प्रार्थना करे, खुद उससे बात करे। तुम ही कह रही थी कि वे लोग परेशानी में है, 10-20 रुपए में पेशिया भुगत रहा है, पुरानी आकड़ बनी हुई है। यानी वो कनक कहती है कि वहाँ तो है पुराने, पहले से ही उसमें केस चला गया है। पूरी भी ये कनक समझा रही है। लाहौर में बाप की कमाई पर ऐंठते थे, कौन बड़ा कमाल था। कनक ने टाल दिया। यानी वो पूरी कहता है कि लाहौर में जब था वह एक पिता के कमाई पर रहता था, पिता की कमाई पर आयश करता था, इसमें कौन सा कमाल है। कनक ने टाल दिया, उनका अपना स्वभाव है, तुम्हें क्या, रहने दो। यानी वो कनक ने टालते हुए कहती है कि उनका अपना खुद का उनका स्वभाव है, हमें क्या, ऐसे कहते हुए कनक ने टाल देती है। नैयर वास्तव में कठिनाई में था। उसे बैंक के लॉकर में रखा जेवर और सिक्योरिटीज मिल गई थी। यानी वह नैयर जो था कठिनाई में था, और उसने जो बैंक के लॉकर में जो उसने जेवर लगे थे, गहने रखे थे, वहाँ उसके सिक्योरिटीज मिल गई थी। उनका और राजेंद्र का 60-60 हज़ार का क्लेम की मंजूर हो गया था। यानी वो 60-60 हज़ार का क्लेम भी मंजूर हो गया था। मंडी बाजार के मकान में उसने निर्वाह नहीं हो रहा था। उसने न्यू एरिया में कचहरी के समीप ज़मीन का एक टुकड़ा नीलाम में क्लेम के मोल में ले लिया था। यानी वहाँ दूर हो रहा था, तो वहाँ पर मंडी बाजार में, तो वहाँ इस पर जो कचहरी के बाजू में उसने एक जगह का टुकड़ा नीलामी में लिया था। ज़मीन का असली दाम ज़मीन का असली दाम 30,000 भी नहीं था, परंतु क्लेम के आधार पर बोली देने वाले 3 चौगुने दाम तक बोली दे रहे थे। यानी वह उस जगह का दाम नहीं था, लेकिन नीलाम हो रही थी, बोली लग रही थी, तो उसने बढ़कर बोली लगाई और वह खरीदना पड़ा। सोचते थे रुपए का 4 आना हाथ आ जाए तो भी बहुत है। नैयर ने 90,000 तक बोली देकर ज़मीन ले ली थी। यानी 90,000 रुपये में ज़मीन ले ली थी नैयर ने। पूरी और दूसरे मित्र इस मूर्खता के विरुद्ध थे, पर नैयर मकान के लिए बहुत परेशान था। यानी दूसरे जो मित्र थे इतनी महंगी ज़मीन ली, इसलिए वह विरोध कर रहे थे, लेकिन नैयर के लिए मकान ज़रूरी था, मकान उसके पास नहीं था। वह अब मकान बना रहा था, सब कुछ बेचकर उसमें लगा दिया था। यानी सब कुछ जो भी था वह सब कुछ जगह लेने में और मकान बनाने में लगा दिया था। मकान पूरा कर सकने के लिए उसे ज़मीन की ज़मानत पर उधार भी लेना पड़ा था। यानी वह मकान बनाने के लिए जो ज़मीन है वह गिरवी रख कर पैसे उधार लेने पड़े थे। कर्ज का सूद सिर पर पड़ रहा था। कहने को
कहने को अब उसकी प्रॉपर्टी बुरी नहीं थी, 500-600 बना ही लेता था, परंतु लाहौर में 300-400 तो मकान के किराए से आ जाता था। यानी यहाँ पर जो उसकी स्थिति थी वह स्थिति बुरी भी थी और उतनी बुरी भी नहीं थी, क्योंकि वो 500-600 रुपये कमा ही लेता था और जो लाहौर में था तो उसके मकान का किराया ही 300 या 400 रुपये आता था। आदतें तो थी वही पुरानी, यानी आदतें तो पुरानी थी नैयर की, और पूरी उसकी सहायता करने का संतोष पाना चाहता था। यानी वो उसकी सहायता करने के लिए पूरी कर रहा था। उसे लगता था कि नैयर केवल उसकी अवज्ञा करने के लिए ही नुकसान तक उठाने को तैयार था। यानी उसे लगता था नैयर जो है वह केवल उसकी अवज्ञा कर रहा है और इसलिए वह नुकसान को पा रहा है। पुरी और नैयर की तनातनी से कनक, कांता और दोनों परिवारों में दूसरे लोगों के लिए भी अच्छी खासी परेशानी हो जाती थी। यानी नैयर और पुरी के बीच में जो तनातनी होती थी, जो भी वह तनाव का वातावरण उत्पन्न होता था, इसके चलते जो कनक है, अन्य परिवार के लोग हैं, इस पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा था। उषा सोनवा में रहते समय पढ़ाई जारी नहीं रख सकी थी। वह जालंधर आई तो पुरी ने उसे 1 वर्ष पिछड़ने न देने के लिए इंटर के दूसरे वर्ष में दाखिल करवा दिया था। यानी सोनवा में वह उषा जो है वह पढ़ नहीं पा रही थी, तो यहाँ पर जालंधर में उसको इंटर के दूसरे वर्ष में पुरी ने दाखिला दिलवाया था। विभाजन की गड़बड़ी के बाद नियमों में शिथिलता आ गई थी। विभाजन हुए थे और जो भी नियम थे वह थोड़े से ढीले पड़ गए थे, उसमें शिथिलता आ गई थी, इसलिए उसे इस काम में विशेष कठिनाई नहीं हुई। परंतु यूनिवर्सिटी की परीक्षा में पास हो सकने के लिए उषा को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। एक ट्यूटर भी रखना पड़ा था। यानी वो कठिनाई नहीं लगी, नियम शिथिल हुई थी इसलिए उसको एडमिशन मिला। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की जो विश्वविद्यालय की परीक्षा होती थी वह पास करने के लिए उषा को मेहनत करनी पड़ी, पढ़ाई करनी पड़ी। और इतना ही नहीं, उसको एक ट्यूटर यानी जो ट्यूशन भी लगाना पड़ा। 1 वर्ष की कमी का प्रभाव बाद में भी कुछ न कुछ बना ही रहा था। यानी 1 वर्ष उसका छूट गया था, इसकी जो कमी है वह कमी बाद में भी कहीं ना कहीं दिखाई देती थी। बीए के लिए भी उषा को काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। यानी बीए पास करने के लिए भी उषा को परिश्रम करना पड़ा था। बसी नीरखां में मास्टर जी के मकान में बिजली नहीं थी। यानी जो मास्टर जी जो थे कोयला का अड्डा उसको अलाट हुआ था, दिया था, तो वो बसी नीरखां में मास्टर जी उस मकान में बिजली नहीं थी। उषा रात में भी पढ़ सकने के लिए दिसंबर से विकलपुरा में भाई के यहाँ, यानी वहाँ पर पढ़ाई नहीं थी पिता के यहाँ, तो भाई के यहाँ रही थी। उषा की परीक्षा से पहले महेंद्र नैयर का छोटा भाई लेफ्टिनेंट राजेंद्र नैयर 3 सप्ताह की छुट्टी पर जालंधर आया था। यानी वहाँ छुट्टी थी और उषा की परीक्षा थी, तो महेंद्र नैयर का जो छोटा भाई है वह लेफ्टिनेंट राजेंद्र नैयर 3 सप्ताह की छुट्टी के लिए वह जालंधर आया था। अभी वह नैयर का छोटा भाई है, जीजा भाई है, तो वह कनक का भी जीजा ही होगा। राजेंद्र का कनक से पुराना परिचय था। नहीं, राजेंद्र और कनक का पुराना परिचय था। वह प्राय ही भाभी की बहन से मिलने आ जाता था। यानी वह एक रिश्ता है, तो वह भाभी के बहन को यानी कनक को मिलने आया था। राजेंद्र का जालंधर आना उषा की पढ़ाई में अच्छा खासा विघ्न बन गया था। यानी राजेंद्र जो है वह जालंधर में आया था और उसका जो विघ्न है, उसकी जो कठिनाई है वह आने से वह उषा की पढ़ाई में उत्पन्न हो गई थी। राजेंद्र ने सन 1946 में बीए की परीक्षा दी थी। यानी राजेंद्र ने 1946 में बीए पास किया था। उसका मन पढ़ाई के अतिरिक्त और सभी बातों में खूब लगता था। यानी वह जो है एक ऑलराउंडर कह सकते हैं हम राजेंद्र को, क्योंकि पढ़ाई के अलावा सभी बातों में उसका मन खूब लगता था। किसी तरह 3rd डिवीज़न के किनारे लटक गया था, परंतु एमए में दाखिला होने का साहस न कर सका। यानी वह बीए में किसी एक किनारे पर, यानी एक बाउंड्री पर कह सकते हैं हम, उसमें वह पास हो गया और एमए में उसको दाखिला मिल सकता था या नहीं, लेकिन उसने प्रयास नहीं किया था। उसे आशा थी परिचितों की सहायता से व्यापार व्यवसाय जमा लेगा या कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। घर की जायदाद पर भी भरोसा था। विभाजन ने सब स्थिति बदल ली थी। यानी वह राजेंद्र को लगता था कि किसी परिचितों के आधार पर नौकरी मिल जाएगी या छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय कर लेगा और वह
घर की जायदाद भी थी, उस पर भी जायदाद भी थी और विभाजन की स्थिति से सब कुछ बदला था। विभाजन के पश्चात राजेंद्र ने 6 मास तक जहां अवसर समझा यत्न किया, यानी विभाजन के पश्चात, विभाजन होने के बाद राजेंद्र ने जहां नौकरी मिलने की आशा है वहां उसने प्रयास किया था। उसे जीविका का संतोषजनक अवलंबन न मिल सका, यानी उसको जीविका जीने का या जीवन जीने के लिए रोजगार चाहिए, वह रोजगार मिल न सका था। बड़ा भाई स्वयं कठिन स्थिति में गुजरा करके जालंधर में प्रैक्टिस जमाने का यत्न कर रहा था, यानी जो बड़ा भाई जो नैयर है वह भी विकट स्थिति का सामना करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था खुद के बल पर। उसने व्यापार व्यवसाय के लिए रुपया कैसे मांगता, यानी व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए नैयर से वह राजेंद्र कैसे रुपये मांगता। सन 1948 के आरंभ में उसने सेना के निर्वाचन में ले लिए जाने का यत्न किया, यानी 1948 में उसने सेना में जो पद था उस पर जाने का प्रयत्न किया। स्वस्थ, चुस्त और चतुर युवक था, चुनाव में ले लिया गया, यानी उसको सेना में ले लिया गया। राजेंद्र नैयर ने सेना की कठिन शिक्षा को लगन से निभाया, यानी वहाँ की जो ट्रेनिंग है, शिक्षा है, वह सेना की राजेंद्र ने पास की थी और वह निभाया था। सन 1950 में वह लेफ्टिनेंट बन गया था। अब उसके व्यवसाय में अलगपना नहीं रहा था। कनक को भी उससे खींच नहीं आती थी। राजेंद्र का उषा से बात करना भी उसे बुरा नहीं लगता था। अब जो ड्यूटी पर है, सेना में है, उसके जो व्यवहार था, वह व्यवहार में जो सहजपन है, अल्लड़पन है, वह सब कुछ राजेंद्र का चला गया था और वह कनक को भी आप उसको चीज़, यानी जो पूरी बुरा लगता था वह भी नहीं आती थी और राजेंद्र उषा से बात करता था, यह भी बुरा नहीं लगता था। उषा 20वां वर्ष पूरा कर रही थी, उस पर भी अपनी बड़ी बहन से कम रूप नहीं चढ़ा था, यानी उषा जो है वह उषा को 20 वर्ष पूरे हुए थे और उसका रूप, यानी बड़ी बहन, यानी वो बड़ी बहन कौन है, अभी उषा की जो तारा है वह भी दिखने में तारा की जैसी सुंदर है। नक्षिक बहन की तरह तीखे नहीं थे, परंतु चपलता और शौकी बहन से अधिक थी। यानी नक्षिक यानी सौंदर्य जो था वह तारा से बढ़कर नहीं था, लेकिन जो चंचलता है, चपलता है, वह तारा से बढ़कर है। गली की आलोचना के दबाव से मुक्ति परिस्थितियों से में व्यवहार भी सहमा हुआ और उतना संकुचित नहीं था, यानी व्यवहार भी सब कुछ ठीक था। राजेंद्र से तीसरी मुलाकात में ही उषा ने उसकी दृष्टि को स्वीकार कर लिया था, यानी वह राजेंद्र उसको देखता था। जो तीसरी बार मुलाकात हुई तो उषा ने उसकी दृष्टि को स्वीकार कर लिया था। राजेंद्र और उषा का भाव कनक ने भी भाप लिया था, यानी राजेंद्र और उषा के बीच में क्या चल रहा है, यह बात कनक को भी समझ में आ गई थी। कनक ने पूरी से बात की, दोनों चाहते हैं उषा के लिए, इससे अच्छा और क्या होगा। यानी कनक और पूरी चाहते हैं कि उषा के लिए राजेंद्र से ज़्यादा योग्य वर नहीं मिलेगा, दूल्हा नहीं मिलेगा। माँ और पिताजी को भी क्या आपत्ति हो सकती है, यानी माँ और पिताजी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। सुझाव पर पूरी को भी आपत्ति नहीं थी, पर उसने कहा, यानी वह जो सुझाव था उस पर कनक ने दिया हुआ, उस पर पूरी को आपत्ति नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी। अभी इन लोगों का ज़्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं है। राजेंद्र अपने भाई भाभी से कहे तुम कुछ मत कहना, यानी वह कहता है कि ठीक है, लेकिन पूरी कहता है कि अब जो है राजेंद्र और उषा का ज़्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं है। राजेंद्र जो है अपने भाई भाभी से कहे मत कहना। नैयर का मिजाज तो जानती हो, समझेगा उसका भाई कैप्टन बन रहा है इसलिए हम खुशामद कर रहे। यानी पूरी कहता है कि हम यदि नैयर से बात करेंगे तो वह नैयर समझेगा कि, यानी नैयर का जो पहले से ही मिजाज कैसा है, वो तो यानी स्वभाव कैसा है जानते हो, और वह समझेगा कि उसका भाई जो है कैप्टन है, इसलिए हम खुशामदी कर रहे हैं उषा से विवाह करने के लिए। उन लोगों को हो बात उठाने दो, उषा परीक्षा दे ले तो बेशक गर्मियों में विवाह भी हो जाए। यानी वो कहते हैं कि पूरी जी कि उषा को परीक्षा देने दो, पढ़ने दो, परीक्षा हो जाने के बाद उषा जी गर्मी में हम विवाह कर देंगे और उनको ही बात पहले करने दो। कनक को कांता और नैयर से कोई भेद नहीं था, परंतु पूरी ने मना कर दिया था तो कनक ने इस विषय की चर्चा कांता से नहीं की। यानी वह कनक को नैयर और कांता में कोई भेद नहीं था, कोई बुराई नहीं थी कनक के मन में, लेकिन जो पूरी ने उसको मना कर
कर दिया था उनको बताने के लिए, इसलिए कनक ने कांता से उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। स्वयं बात करके वह पूरी के आत्माभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, यानी वह पहले बात करके जो भी वो पूरी का आत्मा अभिमान है या स्वभाव है उसको ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी, यानी उसको दुख नहीं तकलीफ नहीं देना चाहती थी। 4 ही मास बाद अप्रैल में राजेंद्र नैयर फिर जालंधर आया, यानी 4 मास बाद अप्रैल महीने में जो है वह राजेंद्र फिर जालंधर आया छुट्टी में। इस बार वह 6 सप्ताह की छुट्टी लेकर आया था, यानी इस बार वह 6 सप्ताह की छुट्टी के लिए लेकर आया था। राजेंद्र पिछले वर्षों में जालंधर बहुत कम आया था, वह बरेली छावनी में था, यानी वह इसके पहले जो छुट्टी थी पिछले वर्ष वह जालंधर कम आया था और उसको कम छुट्टियां थी। और अब राजेंद्र जो थे पिछले वर्ष में वह बरेली छावनी में था। छुट्टी मिलने पर मसूरी नैनीताल चला जाता था, यानी छुट्टी मिलने पर मसूरी नैनीताल जाता था। इस बार वह गर्मियों में भी जालंधर में ही रहा, यानी इस बार वह गर्मियों में जालंधर में आया। नित्य ही माउंट टाउन में कनक के यहाँ आ जाता था, यानी वह नियमित रूप से कनक के यहाँ आता था। उषा को परीक्षा की तैयारी की छुट्टी थी, यानी उषा को परीक्षा की तैयारी करने के लिए या अध्ययन करने के लिए पढ़ाई करने के लिए छुट्टी थी। राजेंद्र अब अंग्रेजी बोलता था, राजेंद्र जो थे आप अंग्रेजी बोलते थे। उसका दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरा था। कनक और पूरी के सामने निसंकोच रह देता। हम लोग सिनेमा देख आए, हम लोग ज़रा घूम आए। भाभी जी ने उषा जी को चाय पर बुलाया है, यानी वह कनक से कहता था कि उषा और हम को थोड़ा घूम कर आए, सिनेमा देख कर आए, और भाभी जी ने चाय के लिए उषा को आमंत्रित किया है, ऐसा बोलता था। ऐसी अवस्था में उषा की पढ़ाई क्या होती, यानी ऐसी अवस्था में उषा की पढ़ाई क्या होती। उसकी आंखों में दूसरा ही रंग भरा रहता था, यानी उसकी आंखों में दूसरा ही रंग भरा रहता था। वे आंखें पुस्तकों पर क्या टिकती। कनक अनुमति न देती तो उषा का मुंह लटक जाता, यानी कनक जो है जाने के लिए अनुमति नहीं देती तो उषा जो है उसका मुंह लटकाया जाता, यानी वो गुस्सा हो जाती कनक पर। कनक कह देती अच्छा जल्दी आ जाना, यानी कनक कह देती जाओ मगर जल्दी आ जाना। कनक को याद आ जाता 6-7 वर्ष पूर्व पूरी से मिलने के लिए उसे लुक छुप कर जाना पड़ता था, यानी कनक को याद आता था जो पूर्व उसका प्रेम याद आता था। पूरी को जब मिलने कनक जाती थी ऐसे ही छुप कर जाना पड़ता था। अब लड़के लड़कियों का साहस कितना बढ़ गया है, यानी अब जो है लड़कियों का साहस कितना बढ़ गया है जो कि पूछ कर जा रहे हैं। वह उन्हें क्यों रोके पर कनक सरल स्वभाव से, यानी कनक जो है उसको क्यों रोके, लेकिन कनक जो है सरल भाव से कह देती शहर सिनेमा के लिए उषा की परीक्षा के बाद काफ़ी समय होगा, इसे परीक्षा दे लेने दो। यानी कनक का सरल स्वभाव से कह देती सिनेमा के लिए या घूमने के लिए या सैर सपाटा करने के लिए परीक्षा के बाद समय उषा के बाद बहुत होगा, उसको परीक्षा देने दो। पूरी ने मन ही मन कुछ कुढ़ कर कनक से कहा, यानी मन ही मन सोच कर पूरी ने कनक से कहा यहाँ सब लोग हमें जानते पहचानते हैं, इनका इस सप्ताह खुलेआम घूमना ठीक नहीं है। यानी पूरी कहते कि इस मोहल्ले में हमें सभी लोग जानते पहचानते हैं और इसका यानी उषा का और राजेंद्र का खुलेआम घूमना ठीक नहीं है। राजेंद्र इतना ही बेताब है तो शादी कर ले, झगड़ा खत्म हो। यानी वह कहते हैं कि पूरी राजेंद्र इतना बेताब है उषा से मिलने लेकिन कि वो शादी कर ले, जो भी बात है वह खत्म हो जाएगी झगड़ा। वे लोग चाहते हैं तो बात क्यों नहीं करते। राजेंद्र लड़का है, उन्हें क्या परवाह है, लड़की हमारी है, बदनामी तो हमारी ही होगी। यानी पूरी कहते कि वो लड़के वाले वो बात क्यों नहीं करते, राजेंद्र तो लड़का है, उन्हें क्या परवाह है, लेकिन लड़की जो है उषा जो है वह हमारी है, बदनामी हमारी होगी, ऐसा वे सोच रहे हैं। कनक ने विस्मय प्रकट किया, यह तुम कैसी बातें करने लगे। यानी कनक ने विस्मय प्रकट किया और कहा कि यह तुम कैसी बात करने लगे हो। पूरी नाराज़ हो गया, तुम हर बात में बहस करना चाहती हो, व्यवहारिक बात नहीं सोचती। यानी पूरी कहते हैं कि पूरी नाराज़ होकर कनक को कहते हैं कि तुम हर बात पे बहस चाहती हो, झगड़ा चाहती हो, करना चाहती हो, व्यवहारिक बात को क्यों नहीं सोचती, क्यों नहीं समझती। बरामदे से ज्ञानी जी की पुकार सुनाई दे गई, यानी बरामदी से जो ज्ञानी जो था उसकी पुकार सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दिया। कनक को मौन हो जाना पड़ा, परंतु उस संध्या राजेंद्र और उषा को घूमने जाने की अनुमति नहीं दी। यानी कनक नाराज़ हुई और उस शाम के समय में राजेंद्र और उषा को घूमने जाने की अनुमति नहीं दी। राजेंद्र को जालंधर में 5 सप्ताह होने को आ रहे थे, यानी राजेंद्र को जालंधर आए 5 सप्ताह हो रहे थे और उसकी छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी।
शायद ही किसी दिन उषा से मिलने न आया हो। कनक ने बरामदे में आकर राजेंद्र को बुला लिया, यानी वो उषा को मिलने आया हो तभी वो बरामदे में जाकर कनक ने राजेंद्र को बुलवा लिया। ज़रा इधर बात सुनो, कनक ने पूछा। आखिर तुम चाहते क्या हो? यानी कनक ने पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम दोनों का इस तरह घूमते फिरना क्या उचित है? यानी कनक बोल रही है राजेंद्र से, तुम दोनों का ऐसे मिलना जुलना यूँ घूमना उचित है, ठीक है? आपको आपत्ति क्या है? हाँ, हम विवाह करना चाहते हैं, राजेंद्र ने निडर होकर उत्तर दिया। यानी राजेंद्र कहते हैं कि आपको आपत्ति क्या है? हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, निडर होकर ऐसे कह दिया। कनक ने मुस्कान दबाकर कहा, भैया विवाह करना चाहते हो तो उसी ढंग से बात करनी चाहिए। तुमने जीजाजी बहन जी से बात की है? यानी कनक मुस्कुराकर जो भी उसकी खुशी हो रही थी वह खुशी अंदर ही दबाकर वह राजेंद्र से कहती है कि भैया विवाह करना चाहते हो तो भैया से बात करनी पड़ेगी, बहन जी से बात करनी पड़ेगी और तुमने उससे बात की है, उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? विवाह तो मुझे करना है ना। भाई ने तो कहा, उषा राजी है, आप लोग राजी हो तो बहुत अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है आप इतनी अच्छी है कि दूसरों को संतुष्ट देख प्रसन्न होगी। यानी राजेंद्र कहता है कि उन्हें आपत्ति क्या हो सकती है? यानी भैया नैयर और कांता को आपत्ति क्या हो सकती है? विवाह तो मुझे करना है, ऐसा वह निडर होकर राजेंद्र कनक से बोल रहा है। भाई ने तो कहा, यानी नैयर ने तो कहा है उषा राजी है, आप लोग राजी हो तो बहुत अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है। यानी वो कहता है कि भैया ने नैयर ने तो कहा है कि उषा राजी है और आप लोग राजी है तो कोई अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं होगी, विवाह हो जाएगा। और कहता है वो कनक से, मुझे पूरा विश्वास है कि आप तो इतनी अच्छी है कि दूसरों की खुशी देखकर आप खुद प्रसन्न हो जाओगी, आपको भी खुशी हो जाएगी, ऐसा वो कनक को कहता है। राजेंद्र, तुम फौज में गोली चलाना सीखते हो या जबान चलाना? कनक ने प्यार से डांटा। बहन जी ने तो मुझसे कोई बात नहीं की। यानी वो कहती है तुम फौज में गोली चलाना जानते हो या जबान चलाना? क्योंकि ये ऐसी बातें कर रहा है और कहाँ जाए तो थोड़ी सी सर्दी हुई है, तबीयत भी बराबर नहीं, तो आवाज़ थोड़ी सी मेरी बेसुर आती होगी, लेकिन ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और कैसा है पढ़ाना वीडियो अपलोड करना छोड़ दूँ तो फिर परीक्षा भी नज़दीक है, इसलिए वह करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है, वह संतुष्ट होगी। और कहती है कि तुम फौज में गोली चलाना जानते हो या जबान चलाना? कनक ने प्यार से डांटा, यानी प्यार भरे शब्दों में डांटा। और वो कहता है कि बहन जी ने तो मुझे इससे कुछ नहीं बताया, यानी कनक को कांता ने कुछ नहीं बताया, अभी क्या फ़ायदा है? राजेंद्र ने कहा, विवाह तुरंत हो नहीं सकता। यानी राजेंद्र कहता है कि अभी क्या फ़ायदा है, विवाह तो तुरंत हो नहीं सकता। यानी उसकी छुट्टियां समाप्त हो रही है, मैं वापस जाकर अनुमति के लिए आवेदन पत्र दूंगा, अनुमति मिलने में 3-4 महीने लग ही जाएंगे। यानी राजेंद्र कहता है कि मैं अब वापस जाऊंगा और वापस जाने के बाद वहाँ छुट्टियों पर आवेदन दूंगा और आवेदन के लिए 3-4 महीने लग ही जाएंगे। आप मुझे अगले वर्ष अप्रैल मई से पहले तो छुट्टी मिलेगी नहीं। यानी वो कहता है कि आप मुझे अगले वर्ष ही छुट्टी मिलेगी अप्रैल मई में। 2-4 दिन की छुट्टी मिल भी जाए तो उससे क्या फ़ायदा, विवाह के बाद तो हम लोग कश्मीर जाना चाहते हैं। राजेंद्र मुस्का दिया। यानी वो कहता है कि 2-4 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन उससे क्या होगा, विवाह तो एक लंबी समय इसके लिए होता है और हम विवाह के बाद कश्मीर जाना चाहते हैं, ऐसा वह राजेंद्र कनक से कहता है और मुस्कुराता है। कनक ने समझाया, अगले वर्ष ही सही लेकिन तुम लोगों के मिलने जुलने का कोई आधार तो होना चाहिए। यानी कनक कहती है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम लोगों का अगले वर्ष ही मिलना जुलना जारी रहेगा, लेकिन उसको कोई आधार होना चाहिए। कनक का कहना है कि शादी हो जाए तो जो सामाजिक दायरा है, सामाजिक दायरे में, सामाजिक नियमों में राजेंद्र और उषा जो है एक पति पत्नी बनेंगे और खुले समाज में मिल सकते हैं, जुल सकते हैं, समाज के लोग उन्हें नाम नहीं रख सकते। ऐसा है तो बात पक्की हो जाए, सगाई वगाई हो जाए। यानी वह राजेंद्र कहता है कि ऐसा है तो सगाई वो कर लेंगे, बात पक्की हो जाए, उस फॉर्मेलिटी ढोंग की क्या ज़रूरत है? राजेंद्र बोला, समय सुविधा होते ही शादी कर लेंगे। यानी कनक कहती है कि तो ऐसी बात है तो सगाई वो कर लेंगे, लेकिन कनक कहता है कि उस फॉर्मेलिटी यानी उस प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है, ऐसा राजेंद्र बोलता है। और समय मिलते ही हम शादी कर लेंगे। सगाई भी तो शादी का ही अंग होता है, वह कर लेने में क्या आपत्ति है? तुम्हें अपना उत्तरदायित्व तो मालूम होगा। यानी वह कनक कहती है कि सगाई तो शादी का ही एक अंग है, यानी शादी का ही एक रूप है और वह कर लेने में तुम्हें क्या आपत्ति है, ऐसा वह
कनक कहती है आप चाहे तो मुझे आपत्ति नहीं। यानी वो नए राजेंद्र कहता है कि आप चाहे तो मुझे आपत्ति नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। राजेंद्र तर्जनी उठा ली, लेकिन फिर आप या भाई साहब यह तो नहीं कहेंगे कि मंगेतरों का विवाह से पहले मिलना जुलना ठीक नहीं। यानी वह कहता है कि आपको सगाई करने में आपत्ति नहीं तो कोई बात नहीं है, मुझे भी आपत्ति नहीं, कठिनाई नहीं है, लेकिन फिर आप ही लोग भैया और आप ही लोग कहेंगे कि मंगेतर का ऐसे विवाह से पहले मिलना जुलना ठीक नहीं। पुराने विचार के लोग यह सब उचित नहीं समझते। अभी तो हम मित्रों की तरह मिल सकते हैं। यानी वह राजेंद्र कहता है कि पुराने जो ख्यालात के लोग हैं, पुराने विचारधारा के जो लोग हैं, वह एक शादी से पहले मिलना जुलना ठीक नहीं समझते, लेकिन हमारी सगाई नहीं हुई तो हम एक मित्र की तरह मिलजुल सकते हैं, ऐसा राजेंद्र का कहना है। चलो आगे क्या है देखते हैं। अच्छा, हम तुम्हारे मिलने पर आपत्ति नहीं करेंगे, पर सगाई हो जानी चाहिए। मेरी तरफ से बहन जी से कह देना, आज ही नहीं तो उषा से बात नहीं करने दोगी। यानी वह कनक कहती है कि आज ही तुम भैया और भाभी से बात करो, और वह कहती है कि बात करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें उषा से मिलने नहीं दूंगी। आज ही कह दूंगा, लेकिन बहन जी आप तो, यानी वह कहता है कि मैं तो आज ही कह दूंगा राजेंद्र, लेकिन बहन जी आप तो डैश, यानी वो जानती है। हूँ कनक ने सिर हिलाया। यानी कनक कहती कि कोई बहाना नहीं है, कह के। बहन जी प्लीज़, राजेंद्र ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। यू आर सो गुड। यानी वह राजेंद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप जो है बहुत अच्छे हो, बहुत ही प्रिय हो, बहुत ही अच्छे हो। दबा हो, देर न लगना। कनक को कह देना पड़ा, पर सोचा पूरी न देखे तो अच्छा है। यानी कनक को कहना पड़ा कि दफ़ा हो जाए, यहाँ से गायब हो जाओ, ऐसा कहना पड़ा, और कहीं पूरी देखा तो फिर पूरी भी बवंडर खड़ा कर देगा। तीसरे दिन संध्या कांता कनक के यहाँ आई। यानी तीसरे दिन कांता जो है कनक के यहाँ आई। दोनों बहनों में एकांत में बात हुई। यानी दोनों बहनें थी, एकांत में बैठकर बात करने लगी। कनक ने कहा, बहन जी यह संबंध हो जाए तो अच्छा ही है, पर आप लोगों का ख्याल था तो आपने कोई संकेत तो दिया होता। यानी वह कनक कहती है कांता से कि बहन जी यह संबंध हो जाए, यानी राजेंद्र और उषा की शादी हो जाए, यह तो अच्छा है, पर आप लोगों ने कोई बात की नहीं, कोई ख्याल, आपके विचार क्या है बताया तो नहीं। कांता ने संकोच से स्वीकार किया, मुझे क्या कहूँ, तेरे जीजाजी को उषा से यह संबंध पसंद है। यानी वह कहती है कांता, मुझे क्या संकोच हो सकता है, तेरे जीजा को कांता का और राजेंद्र का जो रिश्ता है, संबंध है, वह पसंद है। असल बात तो यह है कि राजेंद्र को पसंद है तो सब ठीक है। यानी वह कहती है कांता, राजेंद्र तो पसंद है तो सब पसंद है। जैसे कहा जाए तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, उसी प्रकार मैंने इससे कहा था कन्नी से या पूरी से बात कर लूँ, तू जानती है तो बड़े कड़वे न। यानी वह कांता ने नयल से कहा था कि कनक से या पूरी से बात करें, लेकिन वे तो कड़वे हैं न। कहने लगे, तुम कुछ मत कहना, हम लोगों की ही हालत तो बिगड़ गई है। यानी वह कहती है, फिर नयल ने कहा कि तुम कुछ मत करना, ऐसे वो कहती है, पूरी बड़ा आदमी हो गया है, उसने कहीं नाक मार दी तो क्या होगा। यानी वह नयल कहता है कि पूरी जो है आप बड़ा आदमी हो गया है, उसने कभी इस रिश्ते के लिए इनकार किया तो क्या होगा। वह शायद अपनी बहन के लिए किसी मिनिस्ट्री के बेटे या मिल मालिक के लड़के की बात सोच रहा होगा। यानी वह नयर कहता है कि वह जो उषा के लिए पूरी जो है उषा के लिए किसी बड़े मिनिस्टर के बेटे या मिल मालिक के लड़के के बारे में सोचता होगा। लड़के लड़की को ही फैसला कर लेने दो, मैं क्या कहती। यानी वो कांता कहती कि लड़की और लड़के को ही फैसला करने दो, मैं क्या कहती। कनक ने क्रोध प्रकट किया, यानी कनक को गुस्सा आया। बहन जी, जीजा जी की कितनी ज्यादती है, उन्हें ऐसा सोचना चाहिए। यानी वो कहती कि जीजा जी को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, यह तो उनकी इतनी इज्जत करते हैं। यानी वो पूरी जो है नयर की इतनी इज्जत करते हैं। कांता ने स्वीकार किया, ठीक कहती हो, मैंने तो इनके मुंह पर भी कह दिया था, तुमसे नहीं कहा कि तुम्हें बुरा लगेगा। यानी वह कांता ने भी उसको डांटा था, यूँ रोका था, जो भी गलत करते वह समझाया था। खैर तुम जाने दो, यानी जो भी बात है वह तनाव की बात जाने दो। कनक ने पूरी की कही बात नहीं बताई, सोचा क्या लाभ। यानी कनक ने जो भी पूरी ने कहा था वह बात नहीं बताई, सोचा क्या लाभ। किसी तरह दोनों की
कटुता मिटे पर मन ही मन बुरा लगा। बहन ने जैसे निसंकोच जीजा की आलोचना कर दी थी, यानी वह बहन जी ने निसंकोच होकर जीजा की आलोचना यानी बुरी बात कही थी। वह नहीं कह सकी, कारण भी स्पष्ट था। जानती थी कि हीन भाव पूरी में ही अधिक था, यानी वह हीनपन जो था, वह अपनापन अहंकार जो था, वह पूरी में ही अधिक था। अस्तु राजेंद्र के छुट्टी पर जाने से पहले राजेंद्र और उषा की सगाई हो गई, यानी वह परंतु प्रयासों के बाद राजेंद्र जो है छुट्टी खत्म होने के बाद ड्यूटी पर जाने से पहले राजेंद्र और उषा की सगाई हो गई। सगाई की रस्म के समय पूरी और नैयर संबंधियों की तरह स्नेह आलिंगन में मिली। सगाई हो रही थी, नैयर और पूरी इसके बीच में संबंध बन गया और संबंधी के रूप में अभी नैयर जो है लड़के वाला हो गया, पूरी लड़की वाली हो गई, पूरी जो है लड़के वाला हो गया और वो संबंधी की तरह गले मिल गए, आलिंगन से मिले, यानी एक दूसरे के गले मिले, बाहों में बाहें डाली। पूरी विधानसभा का पहला अधिवेशन समाप्त होने पर शिमला से लौटा था, यानी पूरी जो है वह पहला अधिवेशन समाप्त हुआ था विधानसभा का, तो वह शिमला से लौटा था। नैयर और कांता संध्या समय उससे मिलने मॉडल टाउन आए थे, यानी वो पूरी पहला विधानसभा का अधिवेशन खत्म होने के बाद शिमला से आया था और नैयर और पूरी जो उससे मिलने आए थे। राजेंद्र ने लिखा था कि उसे निश्चित रूप से जून के तीसरे सप्ताह में अवकाश मिल रहा था, यानी वह राजेंद्र ने भी लिखा था पत्र में कि जून के तीसरे हफ्ते में उसे अवकाश छुट्टी मिल रही है। विवाह जून के अंतिम सप्ताह में हो ही जाना चाहिए, यानी राजेंद्र लिखा था कि विवाह जो है जून के अंतिम सप्ताह में होना चाहिए था। कांता और नैयर इसी प्रसंग में पूरी और कनक से बात करने आए थे, यानी कांता और नैयर इसी सिलसिले में जो उन दोनों का विवाह है उसी सिलसिले में बात करने के लिए पूरी और कनक के पास आए थे। कनक ने चाव और यत्न से बंगले के सामने घास और फूल लगवा दिए थे, यानी ये कनक ने बंगले के सामने ही घास पर गमले, फूल व पौधे लगाए थे। मई का आरंभ था, गर्मी के कारण उसने वहाँ ही कुर्सियाँ लगवा दी थी, यानी गर्मी थी, मई महीना था, तो उसने उस घास पर ही बगीचे में ही कुर्सियाँ लगवाई थी। नैयर को लग रहा था कि 2 मास में पूरी में काफ़ी परिवर्तन आ गया था, यानी वह नैयर को लग रहा था कि पूरी में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। बात करने का ढंग गंभीर हो गया था, बोलने से पहले पल भर ठहर जाता था, गर्दन चिंता से जरा तिरछी हो जाती थी। नैयर को शिमला बहुत पसंद था, वह शिमले के विषय में कई बात पूछ रहा था, यानी वो नैयर को शिमला पसंद था और वह उस विधानसभा में जाकर आया था तो वहाँ वह 2 मास यानी 2 महीने रहा था पूरी वहाँ विधानसभा के बैठक में। तो वहाँ रहने के बाद पूरी में काफ़ी बदलाव आ गए थे, पहले जैसा वह नहीं था और वह गर्दन झुकी हुई थी, चिंता करता था और एक तिरछी हो जाती थी यानी बात करते समय। और नैयर को शिमला पसंद था, तो इसी सिलसिले में इसी विषय में वह पूरी से बात करने के लिए आया था। पूरी ने गर्दन ज़रा तिरछी करके कहा, जीजा जी, अगस्त में कचहरी बंद रहेगी, आप लोग चाहे तो वहाँ जाकर मेरे क्वार्टर में ठहर सकते हैं। यानी वह कहता है पूरी गर्दन तिरछी कर कि कहता है कि शिमला में जो क्वार्टर है पूरी का, वहाँ पर तुम जाकर रह सकते हो, ऐसा वह कहता है। तुम शिमला क्यों नहीं जाती? कांता ने कनक से पूछ लिया, यानी कांता ने कनक से पूछ लिया कि तुम शिमला क्यों नहीं जाती? नाजिर को छोड़कर कैसे जाऊँ? 4 दिन के लिए दिल्ली तो जा नहीं सकती, यानी वो कनक कहती है कि नाजिर को छोड़कर मैं कैसे शिमला जा सकती हूँ और कुछ 4 दिन के लिए मैं दिल्ली नहीं जा सकती तो शिमला कैसे जा सकती हूँ? कनक की बात पूरी नहीं हुई थी कि नैयर ने कह दिया, धन्यवाद, मुफ्त मकान की आशा में शिमला चला जाऊँगा तो किराया भी दे लूँगा। पूरी चुप रह गए, यानी वह नैयर की बात पूरी नहीं हुई, कनक की बात। तभी नैयर कहता है कि धन्यवाद, मुफ्त वहाँ पर रहने के लिए मकान देने के लिए, और वहाँ जाऊँगा तो मैं किराया भी दे दूँगा। और वहाँ पूरी चुप रहा। कनक की गर्दन झुक गई, वह उठकर भीतर चली गई, यानी कनक को एक अपमानस्पद लगा और कनक उठकर भीतर चली गई। कांता ने भीतर जाकर देखा तो कनक आंचल से मुँह ढके रो रही थी, यानी कनक को वह बात बुरी लगी और वह जाकर, यानी कि व्यंग्यमत से कह रहा है नैयर, ऐसा लगा और वह अंदर जाकर आंचल से मुँह ढाँप कर रो रही थी। कांता ने उसे समझाया। कनक ने आंसू पोंछकर कहा, यह लोग संबंधी बन रहे हैं और यह है इनके आपसी भाव।
यानी वह रो रही है और उसको बुरा लगा है और कनक कहती है कि कांता उसको समझाती है तो कनक कहती कि यह लोग आप संबंधी बनने जा रहे हैं, यानी इतने दिन तो जीजा और साले थे लेकिन आप जो है वह संबंधी बनने जा रहे हैं, क्योंकि कनक की जो बहन है वह राजेंद्र की पत्नी बनने वाली है और भी वह घनिष्ठता संबंध नज़दीक का बनने वाला है और इनके आपसी भाव ऐसे है। कनक बाहर नहीं आना चाहती थी परंतु कांता नहीं मानी, उसे खींच लिया। यानी कनक जो है बाहर नहीं आना चाहती थी लेकिन कांता ने उसको खींचकर ज़बरदस्ती ले आई। नयर उठपटांग मजाक करके सो ही हंस रहा था, यानी नयर ने मजाक किया और सो ही हंस दिया। पूरी मुंह फेरे मुस्का रहा था। नैयर अपनी बेहुदगी पर चिपापोती करने का यत्न कर रहा था और पूरी उसकी बेहुदी की परवाह न करने का नाटक कर रहा था। यानी वह मजाक उटपटांग मजाक की, इसलिए वह नैयर जो है पर्दा डालना चाहता था और पूरी जो है उसकी जो मजाक है पूरी कोई भी मन में लगी थी लेकिन उस पर पर्दा डालने का नाटक पूरी कर रहा था, उसको छुपाने का। कांता आते ही नैयर पर बरस पड़ी, यानी कांता आई और नैयर पर बरस पड़ी, गुस्सा निकाला। किसी समय तो तुम हद ही कर देते हो, यानी वो कांता कहती है कि नैयर से किसी समय तुम तो हद ही कर देते हो बोलने के, यह भी कोई तरीका है। यानी वह कहती है कि यह भी कोई तरीका है, दूसरे की सद्भावना का अच्छा उत्तर है, यह संबंधियों के तरीके हैं। यानी वो कहती है कि दूसरों का यदि आप उत्तर देते तो अच्छा बात है लेकिन यह तो आप उसके संबंधी है, रिश्ता होने जा रहा है, ऐसा वह कह रही है कांता। नैयर गंभीर हो गया। मुझे अपनी बात के लिए अत्यंत खेद है, उसने स्वीकार कर दिया, परंतु पूरी मैंने तुम्हारी सद्भावना का निरादर करने के लिए नहीं कहा था। यानी नैयर कहता है कि जो भी मैंने बात की, मजाक किया, उटपटांग मजाक किया, उसके लिए मुझे खेद है, यानी उस पर मुझे दुख है, उस पर मैं पश्चाताप करता हूँ लेकिन किया हूँ, लेकिन पूरी मैंने तुम्हारी सद्भावना का निरादर करने के लिए नहीं कहा था, ऐसा वही कि मजाक के लिए कहा था। मुझे अपनी विवशता के प्रति खींच थी। अच्छा, मैं तुम दोनों से क्षमा मांग चाहता हूँ। यानी वह नैयर कहता है कि अच्छा जो भी हुआ, मैं आपको क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। जीजाजी कोई बात नहीं, मैंने तो इतना बुरा नहीं माना था। कनक का क्रोध बह गया। यानी वह कनक क्रोध में कहती कि जीजाजी मैंने तो आपकी बात का इतना बुरा नहीं माना था, लेकिन वह क्रोध में कह गई। प्रकट में वह बात वहाँ ही समाप्त हो गई थी, परंतु पूरी और कनक में बाद में भी इस बात पर काफ़ी झगड़ा हुआ। यानी वह बात दोनों के बीच में वही खत्म हुई, लेकिन बाद में भी वह जाने के बाद कनक और नैयर और कांता जाने के बाद पूरी और कनक के बीच में झगड़ा हुआ। पूरी नैयर के कई व्यवहारों के उदाहरण देकर कनक से कहलाना चाहता था कि नैयर दिल का कमीना है, वही हीन भाव से ग्रस्त है। यानी वह पूरी उसको अनेक उदाहरण देकर, उसके जो बोलचाल है, उसके जो व्यवहार के उदाहरण देकर बता रहा था कनक से कि नैयर जो है दिल का कमीना है, यानी उसके स्वभाव अच्छा नहीं है। नैयर अपनी भ्रष्टता के लिए खेद प्रकट कर चुका था, इसलिए कनक कहने के लिए तैयार नहीं हुई कि नैयर दिल का कमीना है और हीन भाव से ग्रस्त है। यानी नैयर ने सभी के सामने मजाक भी किया था और सभी के सामने माफ़ी भी मांगी थी, इसलिए कनक सोच रही है कि नैयर जो है उसका हीन नहीं हो सकता। यदि हीन होता और ग्रस्त होता बुरी भावनाओं से तो वह माफ़ी नहीं मांगता, नाराज़ होकर चला जाता। पूरी नाराज़ हो गया, जलकर बोला, तुम्हें उस पर ही अधिक विश्वास है। यानी पूरी जो है नाराज़ हुआ और कहता है कि तुम्हें उस पर ही, यानी नैयर पर ही अधिक विश्वास है। आखिर इस पक्षपात का मूल कारण क्या है? कोई दबी हुई भावना भड़क रही है जिसके लिए मुझसे संयम की बातें बनानी पड़ी है। यानी वो कहती है कि यह जो पक्षपात हो रहा है, यह जो झगड़ा हो रहा है, इसके लिए किसी पुरानी बात का बदला ले रहे हो, ऐसा वो कह रही है। कनक ने आंसू भरी लाल आंखें तरे कर स्पष्ट स्वर में पूछा, क्या मतलब है, साफ कहो। यानी वह कनक ने साफ आंखों से, रोते हुई आंखों से पूछा कि क्या मतलब है, साफ कहो। मैं तो साफ ही कह रहा हूँ। पूरी ने साहस दिखाया और मनोविज्ञान के ऐसे तर्क देने लगा जिनका स्पष्ट अर्थ कुछ भी न था। यानी पूरी एक उसको बात करने लगा और जो भी मनोविज्ञान के तर्क के आधार पर बात करने लगा जिसका वास्तविक में स्पष्ट रूप से कोई अर्थ न निकल सका। इस अप्रिय घटना का परिणाम प्रकट में अच्छा ही हुआ। नैयर ने निश्चय कर लिया था कि पूरी से जब इतने निकट का संबंध हो गया है तो वह उसके प्रति अपनी विरक्ति को दूर कर देगा। यानी वह जो भी वह अप्रिय घटना हुई और इसके परिणाम प्रकट में अच्छा ही हुआ। तो अंततः नैयर कहता है कि
अब तो हम संबंधी बनने वाले, जो भी एक दूसरे के मन में द्वेष कलेश है यह हम भूल जाए, अच्छा है। राजेंद्र और उषा के विवाह के समय उसका व्यवहार ऐसा ही रहा, यानी राजेंद्र और उषा का विवाह हो रहा था, तभी उसका नायर का जो व्यवहार था ऐसा ही रहा। परंतु पुरी और कनक के बीच इस विवाह के अवसर पर भी कुछ खटक हो गई थी, यानी पुरी और कनक के बीच में भी विवाह के अवसर पर भी कुछ खटक हो रही थी, कुछ प्रतिद्वंद्व था। विवाह से 3-4 दिन पहले उषा को जल्दी चढ़ी और नींद शुरू हुए तो पुरी की माँ तारा को याद कर रोने लगी, यानी वह विवाह से 3 दिन पहले तो हुए, वह शादी के लिए तो उषा तैयार हो रही थी, तो वह तारा को याद कर रोने लगी। कनक ने पुरी से कहा, बहन को बुलाने का इससे अच्छा अवसर और क्या होगा, यानी कनक पुरी से कहती है कि बहन जी यानी तारा को बुलाने का इससे अच्छा अवसर क्या होगा। पुरी ने उसकी मूर्खता के लिए डांट दिया, तुम क्यों परेशान का तूफान खड़ा करना चाहती हो, तुम नहीं जानती मैंने उसे आने के लिए लिखा था, उसने उत्तर तक नहीं दिया। यानी वह कहता है पूरी कि तुम किस मूर्ख की तरह बातें करती हो, तुम क्यों परेशानी का तूफान ओढ़ना चाहती हो, मैंने तारा को आने के लिए लिखा था लेकिन उसने कहीं कुछ उत्तर नहीं दिया, जब आना चाहिए था आई नहीं, जानती हो अब सोमराज के उसकी भाभी से 2 बच्चे हैं। यानी वह कहता है जब तारा को आना चाहिए था तब तो तारा नहीं आई, आप जो है सोमराज के उसके भाभी से 2 बच्चे, यानी सोमराज की भाभी और सोमराज के बीच में कुछ निकट के संबंध हो चुके हैं और उससे सोमराज से 2 बच्चे भी हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में तुम उसे तारा को और पूरे परिवार को भी मुसीबत में डालोगी, यानी ऐसी अवस्था में तारा आएगी तो और भी परिवार पर मुसीबत आ जाएगी। सितंबर के अंतिम सप्ताह में एक दिन कांता का छोटा नौकर कमल प्रेस में पत्र लाया, यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो कांता का छोटा नौकर है वह कमल प्रेस में पत्र लाया। कांता ने दिल्ली से आए कंचन के पत्र के साथ एक पुर्चा भेजा था, यानी कांता ने जो है वह कंचन का पत्र आया था उसके साथ एक पन्ना भेजा था। कंचन के पत्र में कनक के लिए भी संदेश था, यानी कंचन का जो पत्र था उसमें कनक के लिए भी संदेश था। कांता माँ की तबीयत ठीक नहीं होने का समाचार पाकर 2 दिन के लिए दिल्ली जा रही थी, यानी कांता जो है उसकी माँ की जो तबीयत है ठीक नहीं है, इसके कारण वह दिल्ली जा रही थी। उसने पूछा था कनक भी चलेगी, यानी उसने कनक को भी पूछा था कि वह चले। कनक उस समय जा नहीं सकती थी, यानी उस समय कनक जा नहीं सकती थी। पूरी विधानसभा के अधिवेशन के कारण शिमला में था, यानी पूरी जो था वह विधानसभा का मेंबर बन चुका है तो वह उधर अधिवेशन में था। 2-3 दिन में लौटने वाला था, 2-3 दिन में पूरी आने वाला था। कनक मकान को हीरा माई के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी, यानी कनक जो है हीरा माई उसकी नौकरानी थी, उसके भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। बसी नियार खां में सांस को भी जोर आ रहा था, यानी उसके सांस को भी जोर यानी बुखार आ रहा था। कनक को वहां जाकर भी पूछताछ करनी पड़ी थी, यानी कनक को उसके सास के पास जाकर भी पूछताछ या देखभाल करनी पड़ती थी। बीमार सास को छोड़कर माँ को देखने के लिए कैसे चली जाती। कनक ने प्रेस से लौटते समय कांता के यहाँ गई, यानी कनक जो कह रही कि बीमार सास को छोड़कर माँ से मिलने कैसे जा सकती है, और ऐसे वो प्रेस से लौटते समय वो कांता से मिली। उसने अपनी विवशता प्रकट की, ये आ जाए तो हम दोनों जाकर माँ को देख आएंगे, नहीं तो अगले सप्ताह में अकेले ही बृहस्पति की संध्या ज़रूर दिल्ली पहुँच जाएगी। यानी वो कारण करे कि ये यानी पूरी आएंगे तो दोनों माँ से मिलने जाएंगे, और नहीं आए तो भी मैं अगले बृहस्पति को यानी गुरुवार को माँ से मिलने जाऊँगी। माँ की अवस्था के संबंध में मुझे तार ज़रूर देना, यानी वह कनक कहती है कांता से कि माँ की अवस्था के बारे में, माँ की तबीयत के बारे में तुम मुझे वहाँ जाकर तार ज़रूर भेजना। पूरी अक्टूबर के पहले सप्ताह में जालंधर लौटा तो इतना व्यस्त था कि किसी तरह दिल्ली नहीं जा सकता था, यानी पूरी अक्टूबर के पहले सप्ताह में जालंधर आया शिमला से तो वह व्यस्त था और व्यस्तता के कारण वह दिल्ली नहीं जा सकता था। कांता ने दिल्ली से लौटकर चिंता का कारण न होने की सांत्वना भी दे दी थी, यानी कांता दिल्ली से आई थी और वह कोई सांत्वना का यानी कोई चिंता करने की बात नहीं है ऐसा भी कहा था। पूरी भी सप्ताह भर बाद चलने के लिए तैयार था, यानी पूरी भी सप्ताह बीत जाने के बाद कनक के साथ उसकी माँ को मिलने के लिए जाने वाला था।
दूसरे बृहस्पति सुबह सुबह पूरी नहाने के लिए गुसल खाने की ओर जा रहा था। यानी दूसरे बृहस्पतिवार को सुबह ही पूरी जो है नहाने के लिए गुसल खाने यानी वॉशरूम में जा रहा था। फ़ोन की घंटी बज गई। कनक ने फ़ोन सुनकर तुरंत पूरी को पुकारा। यानी फ़ोन की घंटी बजी और कनक ने पूरी को पुकारा कि फ़ोन आया है। सुनो सुनो, प्रेस में गिल कह रहा है कि तुम्हारा भाई किशोर चंद होशियारपुर से आया है। यानी वह फ़ोन आया है और फ़ोन पर गिल कह रहा है कि तुम्हारा जो भाई है यानी पूरी का जो भाई है वह किशोर चंद होशियारपुर से आया है। वह तारा और शीलो की बाबत पूछ रहा है। वह फ़ोन पर है, तुम ही बात कर लो। यानी वह गिल कह रहा है कि वह तारा और शीलो के बारे में पूछ रहा है, तुम ही बात कर लो, ऐसा वह गिल कह रहा है। फ़ोन पर सुनी बात से पूरी का चेहरा गंभीर हो गया। यानी फ़ोन पर गिल की बात तारा सुनी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने फ़ोन में कहा, प्रेस में रुल्लू को साथ ले लो, वह तुम्हें यहाँ ले आएगा, यहाँ आकर ही बात करना ठीक होगा। यानी वह कहता है कि जो रुल्लू वहाँ का प्रेस का नौकर है उसको साथ लेकर यहाँ आना और यहाँ आकर बात कर लेंगे। पूरी अभी रात के कपड़े खद्दर की सिली हुई बनियान और तहमत में था, वैसे ही समीप की कुर्सी पर बैठ गया। यानी वह रात के ही पोशाक में था और वैसे ही बैठ गया। सिर पर आ पड़ी चिंता के बोझ के कारण उसने कोठी को दाहिने हाथ की मुट्ठी का सहारा दे दिया। मुख से निकल गया, यह लड़की हम लोगों के सिर पर न जाने क्या मुसीबत डालेगी। यानी वह तारा के बारे में कह रहा है कि सोचकर बैठ गया और बैठकर बोल रहा है कि यह जो लड़की है हमारे सिर पर क्या मुसीबत डालेगी। क्या कौन? कनक ने चिंता से पूछा। यानी कनक ने चिंता से पूछा क्या कौन, किसके बारे में? तारा और कौन? यानी पूरी कहते हैं कि तारा और कौन? पूरी ने टोटी से हाथ हटाकर गहरी सांस ली। किशोर चंद कह रहा है, शीलो के पति मोहनलाल ने बताया है कि तारा शीलो को मायके पहुंचाने के लिए घर से ले गई थी। यानी वह किशोर चंद कह रहा है कि जो शीलो का पति मोहनलाल है वह मोहनलाल ने बताया था कि तारा जो है शीलो को मायके पहुंचाने के लिए घर से ले गई थी। शीलो को होशियारपुर कभी पहुंची ही नहीं। यानी शीलो जो है होशियारपुर उसके मायके कभी गई नहीं, क्योंकि उसका जो पूर्व प्रेमी था उसके साथ तारा ने उसका घर बसा दिया। उसका कुछ पता ठिकाना ही नहीं मिल रहा है, कब कैसे ले गई। यानी वह उसका यानी शीलो का कुछ पता ठिकाना नहीं मिल रहा है, वह कैसे कहाँ ले गई तारा। किशोर चंद आए तो मालूम हो। पूरी ने खिड़की से बाहर देखा, कहाँ शीलो के तो पार्टीशन के समय ही एक लड़का था। यानी वह कहता है किशोर चंद आए तो मालूम, यानी जो भी बात है वह किशोर चंद आने पर पता चलेगी, ऐसे पूरी कहता है। और खिड़की से बाहर देखकर कहता है कि शीलो के तो पार्टीशन के समय भी एक लड़का था। यानी वह उसके शादी होने के समय भी उसके साथ उसका प्रेम संबंध था। कहने का मतलब तारा उसके यहाँ पहुँच कैसे गई, यानी तारा जो है शीलो के यहाँ पहुँच कैसे गई। जाने क्या तमाशा खड़ा कर दिया, यानी जाने क्या शीलो ने क्या तारा ने क्या तमाशा खड़ा कर दिया है। शीलो कहाँ चली गई होगी। पूरी किशोर चंद के पहुंचने से पहले नहा लेने के लिए गुसल खाने में चला गया। यानी वह सोचते सोचते वह किशोर चंद आने से पूर्व वह वॉशरूम में नहाने के लिए चला गया। किशोर चंद से कनक का परिचय नहीं था, यानी किशोर चंद से कनक का परिचय नहीं था। पूरी ने दिल्ली जाकर कनक से अदालत में विवाह किया था। यानी पूरी ने भी दिल्ली जाकर कनक से विवाह कर लिया था अदालत में। उस समय लोगों को निमंत्रित कर बारात ले जाने का खर्च उठाने लायक अवस्था नहीं थी। यानी उस समय पूरी जो था वह बारात वो निकालने के लिए अस्वस्थ अवस्था नहीं था, क्योंकि वह उसके पास पैसे वो ज़्यादा नहीं थे। पूरी ने कहा था, लोग बेघरबार हो रहे हैं, सब लोग व्याकुलता छाई है, इस समय गांजे बांजे और बारात का समारोह कैसा लगेगा। यानी पूरी कह रहा था कि विभाजन का समय, लोग घर बार की चिंता में हैं और हम धूमधाम से शादी करें, बैंड बाजा लगाकर, वह सब कुछ और कैसा लगेगा इस सोचकर। बाबू रामजोया विवाह के संबंध में कोई राय नहीं ली जाने का कारण और बारात में न ले जाने के कारण नाराज़ हो गए थे। यानी जो रामजोया जो पूरी का चाचा है वह बारात में और विवाह में न ले जाने के कारण नाराज़ हो गया था। इस नाराज़गी से भतीजे के विवाह के अवसर पर उसे छोड़ा कपड़ा देने और बहू को शगुन देने के खर्च से बच गए थे। यानी जो अन्य भी खर्चों से बचे थे। वह नाराज़गी उषा के विवाह के अवसर पर भी दूर नहीं हुई। यानी वह जो नाराज़गी है उषा के विवाह हुआ
तभी दूर नहीं हुई थी। मास्टर जी उन्हें बुला लाने के लिए स्वयं होशियारपुर तक गए थे, परंतु बाबू राम जोया गुस्सा छोड़कर लड़की के ब्याह का खर्च बटाने के लिए तैयार न हुई। यानी वह उषा की शादी में जो पुरी के पिता है वह उसको बुलाने के लिए गए थे, ले आने के लिए, लेकिन वह नहीं आए। पुरी ने उस प्रसंग को याद कर खिन्नता प्रकट की। यह लोग तो नाराज़गी दिखाकर हमसे संबंध तोड़ चुके हैं, यानी जो उसके जो चाचा जो है वह नाराज़गी दिखाकर हमसे संबंध तोड़ चुके हैं। आप मुसीबत लेकर मेरे सिर पर क्यों आ रहे हैं, यानी आप जो मुसीबत लेकर मेरे सिर पर किशोर चंद क्यों आ रहा है। किशोर चंद बहुत परेशान था। उसने बताया 3 बरस से शीलो या मोहनलाल का कोई पत्र नहीं मिला, यानी वह जो था बहुत परेशान था। और वह किशोर चंद बता रहा है कि 3 साल से शीलो और उसके पति मोहनलाल का कोई पत्र नहीं आया, कोई खबर नहीं आई। पत्र लिखने पर भी उत्तर नहीं मिलता था, यानी पत्र लिखा तो भी उत्तर नहीं मिलता था। 10 दिन पूर्व मोहनलाल के पिता जय किशन का पत्र आया था। उसने पत्र में क्रोध प्रकट किया था, यानी वह 3 दिन पहले पत्र आया था उसके पिता का मोहनलाल के, और उसने सब कुछ क्रोध प्रकट करते हुए बताया था। शीलो के ससुराल लौटने के बारे में उन्हें कोई संदेश नहीं मिला, यानी शीलो वहाँ पहुँच गई है इसके बारे में कोई संदेश नहीं मिला था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।